मित्रों, मौलिक अधिकारों में हम आगे पढ़ते हैं वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का हम वर्तमान में 6 वर्ग बना सकते हैं। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? अभी हमने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद संख्या 12 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद संख्या 13 विधि की परिभाषा देखी। अनुच्छेद संख्या 13 को हम थोड़ा सा अनुच्छेद संख्या 32 में भी पढ़ेंगे, किस तरीके से न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 14 से 32 तक। 14 से 32 तक 6 मूल अधिकार के जो वर्ग हैं, ये जो वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ना है। हालांकि मैं ये बात पहले आपसे कर चुका हूं कि मूल संविधान में 7 वर्ग थे, किंतु वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार 6 वर्गों के अधीन या इनके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं वो दूसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता, हमने पहले भी आपसे बात की थी कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता न सिर्फ मौलिक अधिकारों में दी गई है, बल्कि इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में भी, हमारी उद्देशिका में भी दी गई है, और उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये भी हमें पढ़ना है। और इसके अलावा सबसे अंत के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार, इसका अर्थ ये है कि हम जब भी मौलिक अधिकारों का हनन हो तो इसके अलावा माफ कीजिएगा, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो तो उनके उपचार के लिए हम कहां जा सकते हैं, कहां पर अपील कर सकते हैं, कहां पर हम वाद दायर कर सकते हैं, ये सब दिया गया है। अभी ये जो 6 वर्ग हैं या जो 6 मूल अधिकार है, इसके अलावा एक और हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो भी एक मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया गया, उसे लेस कर दिया गया, लैप्स कर दिया गया और उसे हटा करके विधिक अधिकारों के अंतर्गत रख दिया गया। अब अगर इसके परीक्षा की दृष्टि से हम अगर देखें कि इनमें कौन कौन से अनुच्छेद है, तो एक सीधा सा नियम है 5 4 2 4 2 4 5 4 2 4 2 4। सिंपल, मतलब पहले 5 अनुच्छेद समता या समानता के अधिकार में आएंगे। उसके बाद 4 जो अनुच्छेद हैं वो स्वतंत्रता के अधीन आएंगे। उसके बाद 2 अधिकार शोषण के विरुद्ध दिए गए हैं। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, इसके संबंध में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा में 2 अधिकार दिए गए हैं और फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अधीन 4 दिए गए हैं। अब देखते हैं समता का अधिकार। तो समता के अधिकार के अंदर, जैसा मैंने कहा था, मौलिक अधिकारों में 12 और 13 हमने पढ़ लिया है, 14 से लेकर के 32 हमें पढ़ना है। तो अनुच्छेद संख्या 14, अनुच्छेद संख्या 15, 16, 17 और 18, ये 5 अनुच्छेद दिए गए हैं समानता के अधिकार या समता के अधिकार के अंदर। उसके बाद स्वतंत्रता से संबंधित इसमें 4 अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता में अनुच्छेद संख्या 19, 20, 21 और 22, ये 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत दिए गए हैं या इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद संख्या 23 और 24, और उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में फिर से 4 अधिकार, यानी अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। हालांकि हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, लेकिन इसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अनुच्छेद संख्या 29 और 30 दोनों अलग अलग पढ़ने से एक भ्रांति पैदा होती है, किंतु दोनों को एक साथ पढ़ने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे संविधान के अंदर संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है, उनके क्या माना है, उनके क्या अर्थ हैं।
उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अनुच्छेद संख्या 31, इसे हटा दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें जो 4 हैं वो आगे 33, 34 और 35 हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ये अनुच्छेद आज हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 14। अनुच्छेद संख्या 14 समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समता के अधिकार में अनुच्छेद संख्या 14 में क्या दिया गया है? मित्रों, अनुच्छेद संख्या 14 एक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा अनुच्छेद है, या एक बहुत समझने की दृष्टि से बहुत अच्छा अनुच्छेद है। इसमें 2 फ्रेजेस दिए गए हैं, 2 वाक्यांश दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा जो फ्रेज दिया गया है वो है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब हम इनको विस्तार से देखते हैं, इन दोनों बातों के क्या माना है, इनके क्या अर्थ है। पहली बात, परीक्षा की दृष्टि से इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर के अनुच्छेद संख्या 7 में सेम यही लैंग्वेज दी गई है। अगर मैं मूल अधिकारों की बात करूं तो मूल अधिकारों का जो कौन सा एक भाग है जो ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है संयुक्त राष्ट्र का, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर है, उसके 7वें अनुच्छेद से कौन सी लाइन या कौन सी पंक्ति या कौन सा अनुच्छेद बिल्कुल शब्द से मिलता है, तो वो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण ये दिया गया है। विधि के समक्ष समानता या समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों बातें क्या कहती हैं या ये कहां से ली गई हैं, इससे संबंधित एक अच्छे प्रश्न बन सकते हैं इससे। विधि के समक्ष समानता, ये शब्द डाइसी के विधि के शासन से लिए गए हैं। डाइसी के विधि के शासन, डाइसी इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रख्यात संविधानविद थे और राजनीतिक विश्लेषक थे, यूं कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे। सो डाइसी के विधि के शासन में 3 प्रमुख रूप से बातें हैं। एक तो उन्होंने बताई है कि विधि की सर्वोच्चता। इस शब्द का माना क्या है कि कानून सबसे ऊपर है, विधि सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद है वो कानून से ऊपर नहीं है, व्यवस्था ही सब कुछ है, सिस्टम ही सब कुछ है। एक तो बात इसमें ये बताई गई है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यानी चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो एक कर्मचारी है, चाहे वो फल बेचने वाला है, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई अध्यापक है, लेखक है, कवि है, कलाकार है, सबके सब विधि के सामने बराबर माने जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि संविधान, ये एक महत्वपूर्ण बात है, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, सामान्य विधि का परिणाम है, अर्थात विधि या कानून बनाकर ही हम संविधान का निर्माण कर सकते हैं। हमारे संविधान में डाइसी के इन सिद्धांतों, यानी विधि के समक्ष समता या विधि का शासन, डाइसी का जो विधि का शासन है, उसमें से हमने सिर्फ 2 ही विशेषताएं ली है, तीसरी विशेषता नहीं ली है, क्योंकि हमारा संविधान सामान्य विधि का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी विधियां, भारत के अंदर जितनी भी विधियां हैं, कानून बनते हैं, वो संविधान का परिणाम है। संविधान से वो शक्ति प्राप्त करके लागू होते हैं, अधिनियमित होते हैं। सो ये बात महत्वपूर्ण है अपने आप में कि विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? डाइसी के विधि के शासन से ली गई है। और इसमें से डाइसी के विधि के शासन की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें से हमने सिर्फ 2 ली है। तीसरी, संविधान सामान्य विधि का परिणाम है, ये नहीं ली है। संविधान की सर्वोच्चता और संविधान के या विधि के समक्ष सभी के सभी बराबर हैं, ये हमने डाइसिस के विधि के शासन से ली है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये हमने अमेरिकी संविधान से ली है।
अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है या क्या कहा गया है। विधि के समक्ष समानता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति, यानी यहां किसी नागरिक से लेना देना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कानून के सामने बराबर होगा। यदि वो कोई अपराध करता है तो उसे समान रूप से दंड दिया जाएगा। यदि उसके साथ कुछ भेदभाव होता है तो वो क्या है, व्यक्ति इसके लिए कोर्ट में, चाहे वो विदेशी व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय व्यक्ति है, चाहे वो किसी उच्च पद पर बैठा है या फिर एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य नागरिक है, तो भी उसे विधि के सामने बिल्कुल बराबर माना जाएगा, दोनों से समान व्यवहार किया जाएगा। और विधियों के समान संरक्षण का एक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून मिले, समान न्याय मिले। इसके साथ साथ यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जहां पर विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक विचार है, वहीं पर विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक विचार है, सकारात्मक स्वतंत्रता है या अधिकार है। ये सकारात्मक क्या होते हैं, ये नकारात्मक क्या होते हैं, हम थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं। सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता, ये हम देखते हैं। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ वो नहीं है कि ये निगेटिविटी है इसमें और ये मतलब गलत है, और सकारात्मकता में ये पॉजिटिविटी है इसके अंदर और ये सही है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों इनके जो माना है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक अपराध करे, उसे एक दंड मिले, ये अपने आप में नकारात्मक समता है। नकारात्मक समता का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अपराध करे उसे उतनी मात्रा में दंड दिया जाए, कानून सबके लिए बराबर हो। यहां पर लेसेस फेरे का जो रूल है वो लागू होता है, इसीलिए इसे नकारात्मक समता कहा जाता है। जबकि सकारात्मक समता का क्या अर्थ है, विधियों का समान संरक्षण, यानी अगर सभी लोगों के लिए समान विधियां प्रयुक्त की जाएगी तो ये अपने आप में एक अन्याय होगा। कैसे होगा, इसको हम एक उदाहरण के साथ देख सकते हैं। ये बिंदु 1 है, ये बिंदु संख्या 3 है, 2 है और 3 है। बिंदु संख्या 1 पर एक हष्ट पुष्ट और एक यूथ या एक यंग व्यक्ति यहां पे खड़ा है। इस पर 2 पर एक फीमेल है, एक महिला है, और 3 पर एक बच्चा है। हम तीनों को कहते हैं कि आप 100 मीटर की दौड़ लगाइए। क्या वो तीनों एक ही समय पर 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेंगे? मित्रों, जवाब है नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तीनों की योग्यताएं, तीनों की क्षमताएं अलग अलग हैं। क्या इनके लिए विधियों का समान संरक्षण हुआ है? नहीं हुआ है। इनके लिए विधियों का समान संरक्षण होने का मतलब यह है कि यूथ अगर 15 सेकंड में 100 मीटर पार करने की क्षमता रखता है तो यह उसके लिए सही है, किंतु एक महिला यदि वो 16 सेकंड का समय लेती है 100 मीटर पार करने में, तो उसे 16 सेकंड दिए जाने चाहिए, ना कि 15 सेकंड दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके साथ अन्याय होगा। एक बच्चा है, वो अगर 60 सेकंड लेगा 100 मीटर को पार करने के लिए, तो उसे 100 मीटर पार करने के लिए 60 सेकंड का समय दिया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में एफर्मेटिव एक्शंस है या आरक्षण है या यूं कह सकते हैं सकारात्मक जो है प्रकार्य है वो किए जाने चाहिए। या और भी अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो यदि एक पेड़ पर चढ़ने के लिए हम हाथी, शेर, बंदर तीनों को एक साथ कहेंगे कि एक पेड़ पे चढ़िए, तो बंदर सबसे कम समय के अंदर उस पेड़ पे चढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदर सबसे ज्यादा सशक्त है या मजबूत है, वो उस कला में माहिर है। तो विधियों का समान संरक्षण, ये इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि वो अपने लक्ष्य तक, वो अपने वांछित स्थिति तक, वो अपनी क्षमता के अनुसार पहुंचे। इसे ही विधियों का समान संरक्षण कहा जाता है। जबकि विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि विधि सबको बराबर समझे। ये हमने बात की है अनुच्छेद संख्या 14 की, जिसमें विधियों का समान संरक्षण है और विधियों के
विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ये एक तो बात हुई अनुच्छेद संख्या 14 में समता की बात की। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद संख्या 15, मित्रों जब आप अनुच्छेद संख्या 15 पढ़ें, जब आप अनुच्छेद संख्या 16 पढ़ें, तो दोनों में कुछ छोटी छोटी भ्रांतियां होती है। वो हम क्या देखती है कि देखिए, पहली बात तो इसकी परिभाषा क्या है कि राज्य निम्न में से किसी भी आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। पहली बात तो यह है, इसमें एक शब्द दिया गया है नागरिक। हमने जो अनुच्छेद संख्या 14 पढ़ा था उसमें नागरिक नहीं व्यक्ति दिया गया था। सो अनुच्छेद संख्या 14 केवल भारतीय लोगों पर लागू नहीं होता, बल्कि भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। जबकि अनुच्छेद संख्या 15 के अंदर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच ऐसा कोई या इन आधारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद संख्या 5 में 5 आधार बताए हैं। इन 5 आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच या नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब यह है कि अनुच्छेद संख्या 15 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ये जो 5 आधार बताए हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करें धर्म, जाति, मूल वंश। धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और इसके अलावा 5वां जो है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य में राज्य के द्वारा इन 5 आधार, और यहां पर एक शब्द दिया गया है केवल। केवल का मतलब राज्य केवल इन आधारों पर ही भेदभाव नहीं कर सकता, इसके अलावा भेदभाव कर सकता है। वो हम आगे बात करेंगे। राज्य अपने नागरिकों के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म और लिंग, इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें देखिए अनुच्छेद जो है 15 जो है, इसके अंदर हम 5 क्लोज कह सकते हैं। 15(1) में क्या दिया गया है, 15(2) में क्या दिया गया है, 15(3) में क्या दिया गया है, 15(4) में क्या दिया गया है, यह 15(5) किससे संबंधित है। अनुच्छेद संख्या 15(1) में राज्य को प्रतिबंधित किया गया है कि वो इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद संख्या 15(2) इसमें यह बोला गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर राज्य तो भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर प्राइवेट व्यक्तियों को भी ऐसा कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि सार्वजनिक कुएं हैं, सार्वजनिक धर्मशाला है, सार्वजनिक विद्यालय है, बस स्टैंड है, इनके यहां पे ये जो जगह है, या होटल है, दुकान है, तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये देखिए अनुच्छेद संख्या 15(1) में राज्य को ऐसा करने से रोका गया है, लेकिन अनुच्छेद संख्या 15(2) में प्राइवेट व्यक्तियों को भी इसके लिए रोका गया है। अनुच्छेद संख्या 15(3) जहां पर 15(1) ये कहता है कि राज्य इन आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, अनुच्छेद संख्या 15(3) में कहता है कि राज्य ऐसा कर सकता है। मैंने अभी आपसे बात की थी विधियों के समान संरक्षण की, तो विधियों के समान संरक्षण का मतलब यह है कि महिला या बच्चे हैं तो उनकी जो क्षमता है वो भिन्न होती है, उनकी जो योग्यता है वो भिन्न होती है सामान्य पुरुष के मुकाबले। सो इसके लिए क्या किया गया है, महिला और बच्चों के लिए, इनके संरक्षण के लिए राज्य एक विशेष नियम का सृजन कर सकेगा, ऐसा बोला गया है। और मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान के अंदर 15 अनुच्छेद संख्या 15(1), 15(2), 15(3) ही दिए गए थे। मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद संख्या 15(4) और 15(5) नहीं दिए गए थे। 15(4) क्यों हुआ, 15(4) क्यों लिखा गया, इसके लिए आपने पहले भी आप इसके बारे में पढ़ रखा होगा। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राज्य। ये जो वाद था, इस वाद ने सरकार को मजबूर किया
कि वो अनुच्छेद संख्या 15(4) लाए और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 15(4) जोड़ा गया और उसमें महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो है दिया गया राज्य की तरफ से, वो अनुच्छेद संख्या 15(4) के तहत महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है, बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा हम बात कर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, न सिर्फ संविधान के मौलिक अधिकारों में दिया गया है बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐसा कहा गया है और उसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है। मूल अधिकारों में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद संख्या 15(3) इसके तहत जो बच्चों को संरक्षण दिया जाना है, और उसको हम जानते हैं कि अनुच्छेद संख्या 21(a) में भी क्या है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद संख्या 5, अनुच्छेद संख्या 15(5) इसके लिए या ये क्यों जोड़ा, ये कब जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन, जो हमारे संविधान का 93वां संविधान संशोधन है, 2005 है। इस संविधान संशोधन का नाम है 93वां संविधान संशोधन, लेकिन ये लागू होता है 2006 से और इसका नाम आप ध्यान में रखें, केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश अधिनियम। 93वां संविधान संशोधन 2005 जिसका नाम है केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश अधिनियम, ये लागू होता है 2006 में 15(4), जहां पे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लागू होता है, वहीं पर अनुच्छेद संख्या 15(5) 2006 से लागू होता है, जबकि इसका नाम है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ये आप ध्यान में रखें। अनुच्छेद संख्या 14 हमने पढ़ लिया है, अनुच्छेद संख्या 15 हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं अब लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद संख्या 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मित्रों, अभी हमने अनुच्छेद संख्या 15 में हमने पढ़ा था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच विभेद नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं पर लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद संख्या 16 में एक और शब्द जोड़ दिया गया है और वो शब्द है वंशक्रम। यहां पर एक ये भी प्रश्न बन सकता है कि जहां पर अनुच्छेद संख्या 15 के अंदर जिन 5 आधारों पर वर्णन जो राज्य को वर्जित किया गया है, प्रतिषेध किया गया है, उसी आधार पर अनुच्छेद संख्या 16 में कितने आधार ऐसे हो सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं धर्म है, जाति है, लिंग है, वंशक्रम है, जन्म स्थान है। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। वहीं पर वंशक्रम एक अलग से जोड़ दिया गया है। वंशक्रम अलग से जोड़ दिया गया है मतलब क्या है कि अनुच्छेद 15 के अंदर जहां पर 5 प्रकार के आधारों पर राज्य विभेद नहीं कर सकता, वहीं अनुच्छेद संख्या 16 इसके अंदर 6 आधारों पर राज्य विभेद नहीं कर सकता। और अनुच्छेद संख्या 16 क्या है? अनुच्छेद संख्या 16, अगर मैं यूं बात करूं कि सबसे ज्यादा विवादित भारतीय संविधान का समता के अधिकार के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर विवादित कोई अनुच्छेद है तो वो अनुच्छेद संख्या 16 है। और ये विवाद में क्यों रहा है, विवादित क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद संख्या 16 को सीधा सीधा आरक्षण से देखा जाता है, एफर्मेटिव एक्शन से देखा जाता है, आरक्षण से देखा जाता है। और आरक्षण से संबंधित जो कि हमारे मूल संविधान के अंदर जो अनुच्छेद थे उनको बाद में जो भी है उसमें संशोधन करके और उसमें डाल दिए गए। और अगर अनुच्छेद संख्या 16 को आपको विस्तृत या बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मेरी एक व्यक्तिगत राय आपसे ये है कि आप इंदिरा साहनी केस को जरूर पढ़ें। इंदिरा साहनी केस को जरूर पढ़ें। इंदिरा साहनी केस के मामले में सन 1993 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण का आधार
इसका आधार क्या हो सकता है? आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह इंदिरा साहनी मामले में कहा था। आरक्षण का आधार या तो सामाजिक हो सकता है, या राजनीतिक हो सकता है, या शैक्षणिक हो सकता है। यानी आरक्षण हमारे देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं, उन्हें ही दिया जा सकता है। आर्थिक आधार नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी मामले में संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया था। मित्रों, अनुच्छेद संख्या 16 के अंदर लोक नियोजन में अवसर की समानता, और उसमें हमें ध्यान रखना है कि राज्य को जो प्रतिबंधित किया गया है, राज्य को जो प्रतिषेध किया गया है, जिन आधारों पर, वो 6 प्रकार के आधार हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद संख्या 17। अनुच्छेद संख्या 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद संख्या 17। मैं जब मौलिक अधिकारों का जब मैं परिचय दे रहा था, तो मौलिक अधिकार क्या है? किसी भी देश की जनता को, किसी भी देश के नागरिकों को क्यों दिए जाते हैं? ताकि उन नागरिकों का भौतिक, उनका नैतिक और उनका मानसिक विकास हो सके। राज्य अपनी शक्तियों का प्रतिगामी प्रयोग ना कर सके, उनके अधिकारों को ना छीन सके, इसके लिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और इसके साथ ही मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी जाती है। अनुच्छेद संख्या 17 मौलिक अधिकार है, किंतु अस्पृश्यता का जो अंत है वो क्यों किया गया है? वो राज्य के लिए नहीं किया गया है, वो व्यक्तियों के लिए किया गया है। क्योंकि भारत में जातीय व्यवस्था या जातीय भेदभाव की व्यवस्था, वर्णक्रम की व्यवस्था, ये या पदक्रम की जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है, ये असमानता उत्पन्न करती है, ये भेदभाव उत्पन्न करती है, और इससे एक समाज का एक तबका है जो हाशिए पर आ जाता है, जो अब अपना सामाजिक या शैक्षणिक या राजनीतिक विकास नहीं कर पाता है। उनके लिए अनुच्छेद संख्या 17 दिया गया, अस्पृश्यता का अंत। और इससे संबंधित हम एक्ट देखते हैं। सबसे पहले 1955 में भारत सरकार 1955 में अनुच्छेद संख्या 17 के तहत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लेके आई, और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है, उसको 1976 में परिवर्तित करके, उसी को ही परिवर्तित करके सिविल अधिकार, 1976 में इसका नाम रख दिया गया सिविल अधिकार अधिनियम। सिविल अधिकार अधिनियम किसका नाम रखा गया? 1955 का अस्पृश्यता अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। मित्रों, बिहार के एक व्यक्ति जतिन राम मांझी पर आपने एक मूवी देखी होगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मूवी बनाई थी, जिसमें वो एक पहाड़ को तोड़ देते हैं और एक रास्ता बना लेते हैं। उस मूवी में इस एक्ट के बारे में बात की है, उस काल के बारे में बात की है कि अब किसी को भी छू सकते हैं। ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में उस समय में आया था। उसके बाद इसका नाम परिवर्तित करके, इसमें संशोधन करके सिविल अधिकार अधिनियम बना दिया। किंतु वास्तव में अगर हम देखें, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद संख्या 17 की आत्मा कह सकते हैं, या वास्तविक अर्थों में जो एक्ट बनाया, वो एक्ट 1989 में एक एक्ट बना, और इससे SC ST अत्याचार निवारण व रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST एक्ट, या सामान्य भाषा में इसे एट्रोसिटीज एक्ट भी कह दिया जाता है। ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसकी प्रकृति सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य के द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ, यानी उनकी जो मनमानी है, उनका जो मनमाना जो व्यवहार है, उस मनमाने व्यवहार को रोकने के लिए 1989 एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया, और ये अनुच्छेद संख्या 17 की भावनाओं के अनुरूप है।
ये तो हमने बात की थी अस्पृश्यता उन्मूलन का। और उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 18। अनुच्छेद संख्या 18 उपाधियों का अंत। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे देश में, चाहे वो कंपनी का शासन रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश शासन रहा हो, राज रहा हो, ताज का शासन रहा हो, राज उस टाइम को कहते हैं जब ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो राज या ब्रिटिश सरकार का शासन या ताज का शासन या कंपनी का शासन, तो उस दौरान मनमाने तरीके से कंपनी ने या ब्रिटिश ने भारतीय लोगों के या भारतीय जो बुर्जुआ वर्ग है उसके तुष्टीकरण के लिए सरेआम उन्होंने क्या किया था, ये यूं कह सकते हैं धड़ल्ले से उन्होंने राजा, राजा साहब, राय साहब, महाराजा ऐसे पद दिए थे, लोगों को सर की उपाधि दी थी। तो ऐसी उपाधियों का अंत, यानी राज्य की तरफ से लोगों को ऐसी उपाधि ना दी जाए और इससे समाज में असमानता पैदा ना हो, ऐसी असमानता उत्पन्न ना हो, इसको रोकने के लिए अनुच्छेद संख्या 18 उपाधियों का अंत किया गया है। इसका मतलब क्या है या इसमें क्या कहा गया? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। एक बात यह है। दूसरी बात उसमें यह है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी उपाधि है जिसके आगे, जैसे मान लीजिए उसमें डॉक्टर शब्द लगता है, इंजीनियर लगता है, तो वो अपने पेशे से संबंधित उस उपाधि का प्रयोग कर सकता है, वो उपाधि नहीं गिनी जाएगी। या भारत सरकार की तरफ से जो भारत रत्न है या पद्मश्री है या पद्म भूषण है या पद्म विभूषण है, जो ऐसे जो अलंकरण है वो दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी स्पष्ट किया गया है कि ये महज पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्मश्री फला फला व्यक्ति ऐसा करके उपयोग नहीं कर सकता है, और ये संविधान के विरुद्ध है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो भारत रत्न, पद्मश्री, इस तरीके के जो अलंकरण है वो महज अलंकरण है, वो पुरस्कार है विशिष्ट क्षेत्र में। या भारत रत्न तो सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, अभी हम देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये मात्र एक पुरस्कार है, अलंकरण है, ना कि ये उपाधियां हैं। और इसमें एक बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। सूचना का अधिकार 2005 के तहत एक व्यक्ति ने सूचना मांगी थी कि महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, क्या ये कहीं लिखा गया है? और उसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं, आधिकारिक रूप से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया, क्योंकि राष्ट्रपिता अपने आप में एक उपाधि है। और यदि आधिकारिक रूप से हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो ये अनुच्छेद संख्या 18 मौलिक अधिकारों की आत्मा के या इसकी भावना के विपरीत होगा, उसके अनुरूप होगा, उसके अनुरूप नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि हम श्रद्धा से, हम आदर से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ना कि आधिकारिक रूप से। ये कभी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। राष्ट्रपिता हम लोग सम्मान से कहते हैं। तो इस तरीके की किसी भी उपाधि है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। मित्रों, ये हमने आज भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 14, 15, 16, 17 और 18, ये हमने 5 अनुच्छेद पढ़े हैं। और इसके बारे में मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। जहां पे अनुच्छेद संख्या 14, इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो भाषा है वो लिखी गई है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जिसमें सब लोग बराबर होंगे। विधियों का समान संरक्षण मतलब अलग अलग क्षमता या भिन्न भिन्न योग्यता या क्षमता के आधार पे लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां बनाई जा सकेंगी। अनुच्छेद संख्या 15 है। अनुच्छेद संख्या 15 में हमने देखा है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकता। न सिर्फ राज्य बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों को भी ऐसा करने से रोका गया है। अनुच्छेद संख्या 16,
आरक्षण से संबंधित या यूं कह सकते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है अनुच्छेद संख्या 16(1) में जहां पर रोका गया है इसके लिए, अनुच्छेद संख्या 16 में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अलग अलग व्यक्तियों में विभेद राज्य कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद संख्या 17 ये हमने पढ़ा है, अस्पृश्यता का इसमें अंत किया गया है। अनुच्छेद संख्या 18 और 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये हमने आज भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो पहला वर्गीकरण है समता या समानता, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता का वर्गीकरण कहां किया गया है। मित्रों धन्यवाद।